नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। और दोस्तों, आज मैं लेकर के हाजिर हूं परशुराम शर्मा का रहस्य और रोमांच से भरपूर उपन्यास किसकी मौत आई। चलिए चलते हैं कहानी में आगे की ओर। मुझे बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि इस प्रकार का जवाब मिलेगा। मैं कौन सी दुनिया में जी रहा था, ये मेरा दिमाग नहीं समझा पा रहा था। मैं आश्चर्य से उस देवी औरत को देख रहा था जो बिना कोई जवाब सुने उठकर चली गई थी। एक दरवाजे में जाकर वो ओझल हो गई और अपना सा मुंह लिए मुझे लिली के साथ बाहर आ जाना पड़ा। मेरा धैर्य टूट रहा था, उत्साह खत्म हो गया था। समझ गया था कि इस दुनिया में अब रिश्ते बाकी नहीं रहे, सब एक बोझ तले चल रहे हैं और किसी को किसी की परवाह नहीं। अब मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी इस बखेड़े में पड़ने की, और शायद पुलिस को भी इसकी आवश्यकता नहीं थी। पुलिस को कार एक्सीडेंट का केस बनाए रखने के लिए पहले ही भुगतान मिल चुका होगा। जहन्नुम में जाए। जब लिली के साथ में झुंझलाए वापस लौट रहा था तो उसने मुझे टी हाउस चलने के लिए कहा। 4 बज रहे थे, सड़कों का यातायात बढ़ने लगा था। आखिर कनॉट प्लेस पहुंचकर मैंने रीगल के पास मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और लिली के साथ बोझिल कदमों से टी हाउस की ओर बढ़ गया। समय की धारा ना तो रुकी है न थामे थमी है। ये प्रकृति की देन है जो भाग्य बदलती है, परिस्थितियों में परिवर्तन लाती है। इस समय के साथ कोई भी वस्तु अपरिवर्तनशील नहीं रही। आज हम जो हैं वो कल नहीं थे, और जो कि हम कल थे वो भविष्य में नहीं रहेंगे। हम खुद को प्रकृति और समय की धारा से जुदा नहीं कर सकते। कभी कभी आदमी कहता है कि परिश्रम करो, परिश्रम में कभी न छोड़ो, फल ईश्वर के हाथ में छोड़ दो। पर यदि एक मजदूर दिन भर डटकर मेहनत कर रहा है तो उसे शाम को मेहनताना मिलता है, उसी से रात को चूल्हा जलता है, उसी से उसके बच्चों ने रोटी खानी है। अगर मेहनताना मिलने के बावजूद भी रास्ते में इसको कोई जेब काट लेता है, घर पहुंचता है तो जेब खाली होती है, तो इसे उसका दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। जो रात को उसके घर में चूल्हा नहीं चढ़ा, उस समय वो यही कह सकता है जो उसे नहीं मिलना था वो मेहनत करके भी नहीं मिला। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी कुछ करता नहीं, फिर भी बैठे बैठाए उसे दौलत मिल जाती है, तो इससे प्रबल भाग्य समझा जाता है। मैं भी ऐसा आदमी हूँ जो प्रकृति के गिरफ्त हूँ। जो पल बीत गया उसमें मैंने मौज देखी थी। बहारें मेरे आंगन में खेला करती थी और दौलत मेरे पाँव में हुआ करती थी। मैंने दुख मुसीबतें कभी नहीं देखी थी। मैं भूखे रहे लोगों की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं ये जानता ही नहीं था कि भूख होती क्या है, क्या बीतती है भूखे लोगों पर। मुझे उन भिखारियों से बड़ी नफरत हुआ करती जो गड़गड़ाते हुए हाथ फैलाते, बाबूजी भूखा हूँ कुछ दे दो। मैं यही जवाब दिया करता, सालों का काम करने को जी नहीं चाहता, मुफ्त में मांग कर जो मिल जाता है। लेकिन यहाँ मैं अपने जीवन के लिए जी तोड़ संघर्ष कर रहा था, फिर भी मुझे सिवाय अंधकार के कुछ नहीं नजर आ रहा था। कविता के बारे में सोच सोच कर हुक उठती। वो गैरतमंद थी जो मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए मैं कंगाल हो गया था। अगर मर्द कमाता है, औरत घर में खाती है तो कुछ नहीं होता, पर यदि इसके विपरीत हो जाए तो सचमुच भूकंप आ सकता है। स्त्री का गुरूर 7वें आसमान पर होता है और वो खुद को खुदा की बच्ची समझने लगती है। वो ये कभी नहीं सोचती कि पुरुष भी परिस्थितियों का शिकार बन सकता है। मेरा अपना ख्याल है कि ऐसे परिवार में हमेशा कलह रहती होगी, जहां औरतें कमाती हैं और मर्द खाली है। मुझे कविता को सबक सिखाना था। ये बात जहां हमेशा दिमाग में रहती, वहां मुझे ये भी लगता कि अब मैं कितनी भी दौड़ धूप क्यों ना करूं, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। जब आदमी ऐसी मनोदशा का शिकार हो जाता है, जब उसे हर तरफ ही अंधेरा नजर आता है, तो वो किसी भी बात पर सही निर्णय नहीं ले पाता। उसके फैसले पल पल में बदलते रहते हैं और किसी भी काम से जल्दी उसका मन उकता जाता है। यही हालत मेरी थी। 3 तारीख आ गई थी और मैं ये सोच नहीं पाया था कि अपने स्टाफ की तनख्वाह
कोठी का किराया, ऑफिस का किराया कहाँ से दूंगा। आज ऑफिस में बैठे बैठे मैं ये तय कर रहा था कि बाकी लोगों को कह दिया जाए कि मैं कर्जदार हूँ, किसी को कुछ नहीं दे सकता, दिवालिया आदमी। वो सब अपने अपने धंधे में लग जाएं और मुझे अकेला डूबने के लिए छोड़ दें। लिली को आज मैं पहली बार उदास देख रहा था। लिली को छोड़कर 3 पढ़े लिखे होशियार नौजवान थे जिन्हें मैंने ही चुनकर रखा हुआ था, लेकिन अब उन्हें हटाना पड़ रहा था। आखिर मैंने लिली से कहा कि उन दोनों को मेरे कैबिन में ले आए। वो दूसरे कमरे में थे, एक बीमार होने के कारण आया नहीं था, बाकी 2 उपस्थित थे। वो उन्हें बुलाने गई। कुछ ही देर में वो दोनों मेरे कैबिन में आ गए। मैंने एक गहरी सांस खींची, फिर सिगरेट एस्ट्रे में डालकर बोला, मित्रों, अब ये कंपनी बंद होने जा रही है। जब मैं समर्थ था मैंने सब कुछ किया, लेकिन अब मैं दिवालिया हूँ। मुझे मालूम है कि 2 माह से किसी को भी पे नहीं मिली। इसका मुझे सचमुच खेद है। ये सब कुछ बंद करने के बाद मैं इस शहर से चला जाऊंगा और तुम्हारी तरह कहीं नौकरी तलाश करूंगा। वो खामोशी के साथ मुझे देख रहे थे। तुम्हें कुछ कहना नहीं? जी नहीं। हम तो सोचते थे सारे हिंदुस्तान में इस कंपनी का नाम रोशन करेंगे, दिन रात परिश्रम करेंगे, लेकिन हालातों का मुकाबला करना अब किसी के वश में नहीं है। फिर भी सर, अगर हमारी आपको कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़े तो आप हमें बुला सकते हैं। हम जानते हैं अपने कंपनी के साथ साथ सबका भला करना चाह, लेकिन अब हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि आप किस स्थिति से गुजर रहे हैं। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। और फिर नौकरी के लिए सड़कों पर हम पांव तोड़ेंगे। हम ये कामना करते हैं कि आपका भविष्य फिर से उजागर हो। मैं क्या कहता, मेरा गला भर्रा गया था। आखिर वो चले गए। मेरे स्टाफ के लोग मेरा कितना आदर करते थे। वो कभी भी मुझसे गलत पेश नहीं आए थे, पे के लिए आवाज़ तक नहीं निकाली। अगर वो झगड़ालू होते तो अपनी पे लिए बिना ना चाहते, किंतु आदमी अगर दूसरे की मजबूरियां ना समझे तो आदमी नहीं। उतार चढ़ाव और बहाव ये सब तो हर एक आदमी के जीवन में होता रहता है। मेरा एक अमीर दोस्त भी था, कारखाने चलाया करता था। वो मजदूरों का पैसा बहुत तंग करके दिया करता था और फिर देते समय भी कुछ ना कुछ काट लिया करता। जब मैं उससे पूछता, जब तेरे पास सब कुछ है, ये लोग तुझे खूब मेहनत करके देते हैं, फिर तू ऐसा क्यों करता है? न जाने इनमें से कितनों के घर में एक ही टाइम खाना बनता हो, इन्हें पूरा मेहनताना समय से क्यों नहीं देता? अगर ऐसा होने लगे प्यारे, तो हम पैसा कैसे कमा पाएंगे? बिजनेसमैन को देते समय यही रवैया अपनाना चाहिए, तभी कमाई हो सकती है। न जाने कितने मजदूर भूखे रहते होंगे। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि फलां के घर में कोई मर रहा है, उसे जरूरत है। न जाने ऐसे रोज कितने मरते हैं। अगर तुम व्यापारिक लाइन में होते तो पूछता। इस प्रकार की बातें तो रोजमर्रा देखने और सुनने को मिलती हैं। वो दोनों चले गए। एक बार फिर सर्विस की तलाश में उन्हें जूते घिसने हो गए। लिली केबिन में आ गई। तुम्हारा क्या विचार है लिली? हालात किस कदर बदल चुके हैं ये तुमसे छुपा नहीं। मुझे अपने लिए अकेले ही रास्ता टटोलना होगा। लिली, आप पर बोझ तो नहीं सर। अगर आप अकेले किसी पथ पर सफर कर सकते हैं तो लिली के रहते आपका यह सफर आसान ही होगा, मुश्किल नहीं। लिली, ये बचका न बातें हैं। तुम्हें अपना भविष्य देखना है। अंधेरे खंडार में सिवाय भटकाव के कुछ और नहीं मिलेगा। मानती हूं, लेकिन उस अंधेरे खंडार में क्या मैं उजाला नहीं भर सकती? बोलिए, आप कहाँ जाएंगे? आप कहाँ रहेंगे? आप क्या करेंगे? आप तो कहते थे कि इसी शहर में यहीं रहकर आप कविता के सामने एक दिन खुद को बड़ा आदमी कहलाने में कामयाब होकर रहेंगे। तो क्या किसी का खून कर दूं? क्या किसी के घर डाका डाल दूं? नहीं सर, ऐसी नौबत नहीं आएगी। अभी लिली जिंदा है। लिली के पास भले ही कुछ ना हो, पर लिली के बाप के पास बहुत कुछ है और वो अपनी इकलौती संतान के लिए सब कुछ करेंगे। मैं ये बताना चाहती थी कि कल मेरा बर्थडे है। आप तो भूल ही गए होंगे, लेकिन मैं कल शाम को आपकी इन बातों का जवाब दूंगी और कहानी जारी रहेगी अगले अंक में। तो मिलेंगे अगले अंक में। नमस्कार।